नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमने गुप्त साम्राज्य को समाप्त कर लिया है। आगे गुप्तोत्तर काल को देखना है और इस ढंग से आपका प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। लेकिन करंट अफेयर्स की स्थिति को देखते हुए जिस ढंग से सवाल पूछे जाते हैं उस पर विचार करते हुए हमने भी कई यूट्यूब को जो करंट अफेयर से संबंधित था उसे देखा और उन सबों में एक समानता हमने पाई कि सारे लोग या तो एडिटोरिया का किताब उठाए हुए हैं, एसपीडी का किताब उठाए हुए हैं, दर्पण उठाए हुए हैं, परीक्षा मंथन उठाए हुए हैं और एक बगल से उसे बोलते जा रहे हैं। उस पर किसी प्रकार का टीका टिप्पणी नहीं है ताकि स्टूडेंट उस सवाल के साथ अपने आप को कंसंट्रेट कर सके। हालांकि मैं आपको बात करूं, एडिटोरिया हो, एसपीडी हो, परीक्षा मंथन हो या प्रतियोगिता दर्पण हो, सभी एक से एक बुक है और सभी में अच्छे अच्छे कंटेंट डाले हुए हैं। तो मैं भी आज एडिटोरिया का बुक देख रहा था, उसके बाद यूट्यूब पर भी देखा तो मुझे पता चला कि नहीं, विद्यार्थी को इससे कुछ ज़्यादा बेहतर दिया जा सकता है और इसी बुक से दिया जा सकता है। कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि दोस्तों, करंट अफेयर्स दो ढंग से पूछे जाते हैं। एक तो बैंकिंग वाले के लिए जो लगभग बिल्कुल अलग ही होता है और दूसरा जनरल कंपटीशन वाले, उनका भी आप देखेंगे तो लगभग अलग होता है। हाँ, यह बात सही है कि कुछ करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन होता है वह बैंकिंग और जनरल कंपटीशन दोनों में समान होता है। दोस्तों, थोड़ा सा 5 मिनट हम आपसे बात कर रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आप ही के लिए मैं बताने के लिए जा रहा हूँ कि आप हमारा वीडियो क्यों देखें। मैंने जो रिसर्च किया है उस रिसर्च के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो काइंडली आप टाइम देंगे। ये आप ही के लिए कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होने के लिए जा रहा है। तो हमने उसमें देखा कि सबों को मतलब कि क्वेश्चन उठा लिया गया है और कंटिन्यू बोला जा रहा है, उस पर कुछ समझाया नहीं गया है। तो मैंने विचार किया कि आपके सामने एडिटोरिया, उसके बाद आपका हो गया एसपीडी, प्रतियोगिता दर्पण, परीक्षा मंथन, यह 4 किताब को हम आपके सामने लेकर के आएंगे। उसमें से हम बैंकिंग का क्वेश्चन छांट देंगे और जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन छांट देंगे, ताकि बैंकिंग वाले बैंकिंग का फायदा ले सकें और जनरल कंपटीशन वाले जनरल कंपटीशन का फायदा ले सकें और पूरा का पूरा सवाल पढ़ा नहीं जाए। जैसे कि दोस्तों देखेंगे, किसी भी किताब में क्या होता है कि बहुत सारे सवाल होते हैं, सारे उपयोगी हैं, लेकिन उसमें से भी कौन सा सवाल पढ़ा जाए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इन बातों को लेकर के हम चलेंगे, जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा, काफ़ी लाभदायक होगा। तो इसी प्रकार का प्रयास हम इसमें करने के लिए जा रहे हैं। चूँकि दोस्तों एक एक ऑब्जेक्टिव पर भी हम आपसे बात करेंगे। हालांकि अभी हमने एडिटोरिया का जनवरी 2021 से लेकर के जुलाई 2021 का लिया है, तो हम लोग चूँकि जिस हिसाब से हम आपके सामने परोसना चाह रहे हैं और पहले से कहीं परोसा हुआ नहीं है, तो इसलिए हमने शुरू से लेना उचित समझा और आपके सामने शुरू से ही पेश करेंगे। तो हमारा पहला जो चैप्टर होने जा रहा है वह राष्ट्रीय नियुक्तियां से संबंधित है और उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसका हम और फैक्चुअल से समावेश करते हुए और फैक्चुअल के साथ जोड़ते हुए आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा और एक सवाल से कई सवाल आपके सामने बन करके आएंगे, जो परीक्षा हॉल में आपको काफ़ी
संतुष्ट संतुष्ट करेगा, यानी कि उसी एक सवाल से दूसरा सवाल भी आपका बन जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा हमारा वीडियो लंबा जरूर होगा, एक बार कम से कम आप हमारे उस वीडियो को देखेंगे तो आपको हमारा मेहनत जरूर नजर आएगा। इसलिए निश्चित रूप से कम एक बार शुरू से अंत तक हमारे वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आपकी जो इच्छा हो, आपका जो आदेश होगा, हम वह करेंगे। चलिए थैंक यू, आगे का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, हम लोग चले अपने पहले सवाल पर। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि हम उन सवालों को लेकर के चलेंगे जो जनरल कंपटीशन से संबंधित होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी के बारे में, जो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए। तो दोस्तों इस प्रकार का सवाल आपसे बैंकिंग में पूछा जा सकता है। इस प्रकार का सवाल आपको जनरल कंपटीशन में नहीं पूछे जाते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। खास करके तुरंत की जो नियुक्तियां होती है, चाहे वह राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, इस प्रकार का सवाल आपको बैंकिंग में ही पूछा जाएगा। खास करके आप देख रहे होंगे यहाँ नए उप प्रमुख की बात हो रहा है, प्रमुख की बात नहीं है, इसलिए यह सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। यह बैंकिंग स्पेशल है, बैंकिंग में इस प्रकार के सवाल तुरंत पूछे जाते हैं। आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। दोस्तों मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति NB रमन्ना। इन्हें NB रमन के नाम से भी जाना जाता है और यह अपने क्रम में 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दोस्तों एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि यह NB रमन भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और वह क्रम में 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं कि यह 48वें हैं, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वह श्री HJ कानिया थे। अभी सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 34 न्यायाधीश हो सकते हैं और अभी का समय जो है दोस्तों उसमें 34 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में हैं और इसमें अगर हम देखें तो 4 महिला न्यायाधीश भी शामिल हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करें तो यह संघीय न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था। अगर हम जस्टिस की बात करें तो खास करके सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनका कार्यकाल 65 वर्षों का होता है, यानी कि वह अपने उम्र के 65वें साल कंप्लीट करने के बाद अपने पद से हट जाते हैं। एक सवाल दोस्तों यहाँ पर प्रायः पूछा जाता है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की क्षमता कितनी है? तो दोस्तों वह 34 है। अधिक से अधिक सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। 34 न्यायाधीश जो है यह 33 प्लस की बात करें, यानी कि 33+1, यानी कि 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, यानी कि दोनों मिलाकर के 34 की क्षमता अभी सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है। इन 34 में से अभी 4 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं। तीसरा सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन हैं? तो अभी अरुण कुमार मिश्रा हैं, यानी जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई है। यह एक स्वायत्त विधिक संस्था है और परामर्शदात्री प्रकार का यह संस्था है। इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे और खास करके अगर हम बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं उनके जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल 70 वर्ष अधिकतम या कम से कम 3 वर्ष, इस दोनों में से जो भी पहले होता है वहाँ पर वह रिटायर्ड कर जाएंगे, अपने पद से हट जाएंगे। और इसकी नियुक्ति की बात करें, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के
अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें तो वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यह अध्यक्ष जो चुने जाते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं और अपना रिपोर्ट भी जो है यह राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। एच.एल. दत्तू ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के बारे में कहा है कि यह एक दंत विहीन बाघ है। इसे आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसके बारे में कमेंट है, स्टेटमेंट है, यह सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग फिर आ जाते हैं सवाल पर। यह सवाल है आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT। दोस्तों CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। सवाल पूछे भी जा सकते हैं कि CBDT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष जगन्नाथ विद्याधर महापात्र हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो दोस्तों नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल चुने गए हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। सुरेश एन पटेल चुने गए हैं। अगर CBC का फुल फॉर्म की बात हम करें तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है और CBC का जो CBC पद का जो ये किया गया है, तैयारी किया गया है, वह संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया है। संथानम समिति के सिफारिश पर जो है इस पोस्ट को तैयार किया गया है, यानी कि CBC या नए केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात की गई है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के नए अध्यक्ष। यहाँ AAI से मतलब होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष या चेयरमैन जो बनाए गए हैं वह संजीव कुमार बनाए गए हैं, इसे आप पुनः ध्यान में रखेंगे। आइए उसके बाद हम लोग चलते हैं, हम लोग देखते हैं सुशील चंद्रा के बारे में। सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाए गए हैं। सुशील चंद्रा को भारत का चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ ये जो होते हैं, ये चुनाव आयुक्त जो होते हैं, इसमें से कुछ चुनाव आयुक्त भी होते हैं। हाँ, जो उसमें से मुख्य अगर हम बात करें तो दो चुनाव आयुक्त होते हैं और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो ये जो सुशील चंद्रा हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल है कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो TV नरेंद्रन हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, TV नरेंद्रन हैं, जो वर्तमान में टाटा स्टील के CEO हैं। एक बार ध्यान रखेंगे दोस्तों, TV नरेंद्रन टाटा स्टील यानी कि TV नरेंद्रन वर्तमान में टाटा स्टील के CEO हैं और भारतीय उद्योग परिसंघ के क्या हैं, अध्यक्ष हैं।
चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे सिडबी कहा जाता है, सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। दोस्तों एक बार पुनः देखेंगे, सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एस रमन हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एस रमन हैं। अब इसका हम लोग क्या देखते हैं कि थोड़ा सा सिडबी के बारे में समझ लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यह उद्योगों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। सवाल यहाँ दोस्तों पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योगों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है? तो सिडबी दोस्तों अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है यह उद्योगों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की शीर्ष वित्तीय संस्था है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा सवाल है यहाँ, लोक लेखा समिति। दोस्तों लोक लेखा समिति को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी कहा जाता है। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं, जो विपक्ष के नेता हैं। अगर इनकी बात करें तो लोकसभा में यह विपक्ष के नेता हैं और ख़ास करके यह कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। तो एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं। अगर लोक लेखा समिति के बारे में कहा जाए तो इसको अंग्रेजी में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहते हैं। यह प्राक्कलन समिति की जुर्बा बहन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट्स कमेटी का जुर्बा बहन का दर्जा दिया गया है, नाम दिया गया है, या इस नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों लोक लेखा समिति के बारे में जहां तक बातें हैं वह यह है कि इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य में से 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं, जबकि 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, और यह 1 वर्षों के लिए चुना जाता है। यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं कि लोक लेखा समिति के सदस्य कहाँ के सदस्य होते हैं या कितने सदस्य होते हैं, तो वह 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। दोस्तों साथ ही साथ आप यह भी ध्यान rखेंगे, यह समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच भी करती है। और इस समिति के अध्यक्ष यानी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें तो वर्ष 1967 और 1967 से पहले लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सरकार के पक्ष का यानी सत्ता पक्ष का लोग होता था, जबकि 1967 के बाद से इसका अध्यक्ष विपक्ष का होने लगा है। तो सवाल आपसे यह पूछे जा सकते हैं कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसका सदस्य होता है, तो वह हम कहेंगे कि विपक्ष का सदस्य होता है, वह सरकार के पक्ष का सदस्य नहीं होता है। चलिए दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर कुछ सवाल जो है उसे हम लोग देखते हैं। जैसे
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक। तो दोस्तों ये सारे सवाल आपको रेलवे से संबंधित हैं, इसमें कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, या बैंक से संबंधित हैं जो बैंक में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह हैं, यह भी आपको जनरली जो है सब बैंकिंग से संबंधित है, बैंक में पूछे जाते हैं। और तुरंत का जो रिक्रूटमेंट होता है उससे संबंधित पूछा जाता है। यह जनरल कंपटीशन में आपको देखने के लिए इस प्रकार के सवाल नहीं मिलेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई के निदेशक किन्हें बनाया गया है? तो दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल को बनाया गया है। एक बार पुनः देखेंगे, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निदेशक किन्हें बनाया गया है? तो सुबोध कुमार जायसवाल को बनाया गया है। सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। दोस्तों इसके अधिकार एवं कार्य दिल्ली पुलिस संस्थापन अधिनियम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से परिभाषित होता है। यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों की जांच करता है। तो ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में सीबीआई के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सेफ्टी काउंसिल के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों वह एस.एन. सुब्रमण्यम हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस महत्वपूर्ण पहलू पर अगर हम बात करें तो हम देखते हैं हिमा दास को। आइए हम लोग हिमा दास को देखते हैं। तो है कि हिमा दास कौन है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, हिमा दास असम की रहने वाली हैं। हिमा दास असम की रहने वाली हैं। ये IAAF यानी कि अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। इन्हें ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ढिंग एक्सप्रेस इन्हें इसलिए कहा जाता है कि असम में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है ढिंग, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। चूँकि यह बहुत तेज दौड़ती हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, इसलिए इनके बारे में पूछा जाता है। इनसे खुश होकर के इनकी प्रतिभा को देखते हुए असम सरकार ने इन्हें वहाँ डीएसपी पद जो है दिया है, डीएसपी पद दिया है। जिसे आप ध्यान में रखेंगे, सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वो हिमा दास हैं, इन्हें ही ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों यहाँ पर, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ मोहंती। अगर आप याद रखना चाहें तो याद रखें, ना रखना चाहें तो नहीं रखें। सवाल जनरली इस प्रकार का नहीं पूछा जाता है। उसके बाद आता है कि आरबीआई के गवर्नर। दोस्तों यहाँ डिप्टी गवर्नर का चर्चा किया गया है, इस प्रकार का सवाल नहीं पूछा जाता। मैं पुनः एक बार बता दूं कि जब भी कोई डिप्टी गवर्नर चुना जाता है तो ऐसे कंडीशन में बैंक का एग्जाम जो होता है वहाँ यह सवाल पूछे जाते हैं। जनरल कंपटीशन में इस प्रकार के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप यह सवाल देखने के लिए, आपको इस प्रकार का सवाल देखने के लिए ज़रूर मिल सकता है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो वह शक्तिकांत दास हैं। और उसके साथ दोस्तों यहाँ सवाल पूछे जाते हैं कि आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर और 1 गवर्नर होते हैं। तो हमारा यहाँ जो बताने का मुख्य कारण है वह शक्तिकांत दास से संबंधित है।
चूँकि डिप्टी गवर्नर के बारे में आपसे जब पूछेगा तो बैंक पूछेगा, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उसके बारे में सारा एग्जाम में पूछा जाता है। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। जबकि डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं? तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि वर्ष 2021 में नियुक्त विभिन्न देशों में भारत के राजदूत। दोस्तों इसमें से कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। इस प्रकार के सवाल भी बैंक में ही पूछे जाते हैं, इसलिए जनरल कंपटीशन वाले इसमें अपना दिमाग बिल्कुल ना लगावें। यहाँ दिमाग लगाने का मतलब है टाइम का वेस्ट होना, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप इस पर बिल्कुल दिमाग ना लगावें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष। दोस्तों ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो वह रेखा एम मेनन है। रेखा एम मेनन है। अगर नेस्कॉम का फुल फॉर्म की हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज होता है। एक बार पुनः नेस्कॉम का फुल फॉर्म जानेंगे आप। द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज होता है। यह एक गैर लाभकारी इंडस्ट्री एसोसिएशन है। और यहाँ सवाल बनता है कि नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष, यह सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो इस प्रकार के सवाल भी ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में पूछे जाते हैं, लेकिन यह सवाल जनरल कंपटीशन के व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है विनीत अग्रवाल से संबंधित। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष। दोस्तों एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के बारे में सवाल पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि इसके अध्यक्ष विनीत अग्रवाल हैं। अगर एसोचैम की फुल फॉर्म की बात हम करें तो द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। एक बार पुनः सुनेंगे, एसोचैम का फुल फॉर्म द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं और वह सवाल है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उज्ज्वला सिंघानिया हैं। दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पर फिक्की के अध्यक्ष उदय शंकर हैं, जबकि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष उज्ज्वला सिंघानिया हैं। उसके बाद भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष आपको अजय सिंह हैं। राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह हैं। ये सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, वही सवाल आपको ध्यान में रखना है। अगर ये सारा बात आप ध्यान में रखते हैं, उसके बाद आपको जो पढ़ना है आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम उसी सवाल को बिल्कुल उस ढंग से बता रहे हैं जो आपको कहीं और नहीं बताया जाएगा। और हम आपको जो है यह जो बता रहे हैं वह परीक्षा के पॉइंट से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। दोस्तों टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वह दुष्यंत चौटाला हैं। वर्तमान में दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करें इनका संबंध अगर है तो वह जननायक जनता पार्टी से है। यह जननायक जनता पार्टी के नेता हैं, वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करें
तो अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष, दोस्तों यह भी सवाल आपको बैंक से संबंधित पूछा जाता है, जनरल कंपटीशन में यह सवाल नहीं पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष तो दोस्तों नरेंद्र मोदी हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हैं? तो वह नरेंद्र मोदी हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ऐसे भी आपको याद रहेगा, क्योंकि यह एकलौता प्रधानमंत्री हैं जो किसी मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इसे आपको याद रखने में थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा। अगर मंदिर के सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में पूछा जा रहा है तो जैसा कि मैंने बताया नरेंद्र मोदी हैं, और इन्हें आप याद रखेंगे, आसानी से याद रहेगा, और कोई भी प्रधानमंत्री इस प्रकार के ट्रस्ट के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं अमिताभ कांत के बारे में। दोस्तों वर्तमान में अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं जो पुनः चुने गए हैं। एक बार इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन इनके कार्यकाल में पुनः बढ़ोतरी की गई है और यह 30 जून 2022 तक अपने कार्य पर बने रहेंगे। यानी कि अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ चुने गए हैं जो 30 जून 2022 तक रहेंगे। अब हम लोग यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि नीति आयोग का फुल फॉर्म के बारे में पूछता है। जैसे कैपिटल में देखते हैं नीति, NITI, तो नीति का फुल फॉर्म हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सवाल यहाँ पूछे जाते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर नीति आयोग की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया है। दोस्तों इसे आप नोट करते चलेंगे क्योंकि सवाल यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। दोस्तों नीति आयोग जो बनाया गया है वह आपको योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता था, ठीक उसी तरह से नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होगा। यानी कि जो भी प्रधानमंत्री आएंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष बनेंगे। अगर हम उसके बाद उपाध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, जबकि नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो वह अमिताभ कांत हैं। और यह गैर संवैधानिक निकाय है दोस्तों, यानी गैर संवैधानिक संस्था है। इसके बारे में पूछा जाता है कि नीति आयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की संस्था है, संवैधानिक और संवैधानिक, गैर संवैधानिक या अन्य प्रकार के आपको और ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको गैर संवैधानिक निकाय रखना है। संवैधानिक निकाय यह नहीं है, यह गैर संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ से आपको सवाल पूछे जाते हैं। ये 4 बिंदु आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को, इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, इसके वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार, इसके सीईओ अमिताभ कांत। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक निकाय है, और इसकी स्थापना के बारे में हमने आपको बता दिया है। और इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। अब है RS शर्मा, आयुष्मान भारत के सीईओ हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आप छोड़ दीजिए, लेकिन आयुष्मान भारत के सीईओ के रूप में आप इन्हें याद रखेंगे RS शर्मा के बारे में। तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि आयुष्मान भारत को ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहा जाता है। इसमें लोगों का 5 लाख रुपया तक का स्वास्थ्य बीमा किया जाता है। यानी कि अगर आप गंभीर रूप से बीमार होते हैं तो भारत के किसी भी हॉस्पिटल में जो आयुष्मान भारत से संबंधित है वहां अपने 5 लाख रुपया तक का निःशुल्क आप अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इससे दोस्तों आप याद रखेंगे कि आयुष्मान भारत जो है यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। यहाँ 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। यानी आप बीमार पड़ते हैं तो 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य लाभ आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट सवाल है सौरभ गर्ग के बारे में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय के सीईओ, दोस्तों उदय के सीईओ कौन है? तो सौरभ गर्ग हैं। आइए थोड़ा सा जानते हैं उदय का फुल फॉर्म क्या है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यस दोस्तों, फुल फॉर्म पूछा जाता है कि उदय का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। इसमें 12 अंक के आपको जो है सो पहचान नंबर दिए जाते हैं, 12 अंक के पहचान नंबर दिए जाते हैं। यानी कि दोस्तों हम आपसे जो बात कर रहे हैं वह आधार कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप अपने आधार कार्ड के नीचे में देखेंगे 4-4 करके 3 यूनिट में नंबर बनाया हुआ है, यानी कि आपका पहचान नंबर दिया हुआ है, वह कितने अंकों का होता है? तो 12 अंकों का होता है। उसी के सीईओ कौन है? तो सौरभ गर्ग हैं। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। सवाल है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ। दोस्तों सुनीत शर्मा पहले थे, अब वो चेंज हो गए हैं, अभी BK त्रिपाठी हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन हैं? तो BK त्रिपाठी हैं। BK त्रिपाठी हैं। सुनीत शर्मा जो है शो नहीं है। एक चीज़ मैं दोस्तों और आपको बता दूं, अभी हम जो आपसे बात कर रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर से बात कर रहे हैं, यह अंक 1 जनवरी 2021 से 1 जुलाई 2021 के बीच का है। इसलिए इस बीच में जो नियुक्ति हुई थी उसके बारे में दिया गया है। तो अभी जो है सुनीत शर्मा चेंज हो गए हैं, BK त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। आइए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रमेश पोवार हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे। रमेश पोवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में, तो डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। सवाल यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन यहाँ से आपसे पूछे नहीं जा सकते हैं, लेकिन यह सवाल जरूर पूछा जा सकता है कि वर्तमान में WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं? तो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। भारत की सबसे युवा महिला पायलट जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। नाम उनका आयशा अजीज है। दोस्तों हर जगह ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन है? तो आयशा अजीज हैं। उनका उम्र मात्र 25 वर्ष है और वह जम्मू कश्मीर से संबंध रखती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे का, तो राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वह कांग्रेस से संबंध रखते हैं। यह कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। दोस्तों यह सवाल जनरली रेलवे में पूछा जाता है, बैंक में पूछा जाता है। शोभा मंडल के बारे में पूछ रहा है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के अध्यक्ष कौन है? तो शोभा मंडल हैं। याद रखिए दोस्तों, खास करके जब महिला किसी बोर्ड की अध्यक्ष बनती हैं तो वह सवाल काफ़ी हॉट सवाल होता है, वह सवाल पूछे ही जाते हैं, इसलिए इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। शोभा मंडल को सेल का अध्यक्ष बनाया गया है। आइए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। फिर अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के महानिदेशक कौन हैं? तो यह सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम हैं।
सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम हैं। दोस्तों यह सवाल प्योर बैंकिंग सवाल है, यह सवाल बैंक में ही पूछे जाते हैं। जनरल कंपटीशन में इस प्रकार के सवाल अभी तक नहीं देखे जा रहे हैं, इसलिए आप इसे ध्यान नहीं देंगे। यह बैंक वालों के लिए छोड़ दीजिए, यह बैंक वालों के लिए बेहतर सवाल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सवाल जब हम देखते हैं तो है कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक, दोस्तों यहाँ पहली महिला निदेशक की बात हो गई है, इसलिए यह सवाल निश्चित रूप से हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह पूनम गुप्ता हैं, वह पूनम गुप्ता हैं। चलिए दोस्तों इस ढंग से हमने लगभग 32-33 सवाल को देखा है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से आपको किसी भी YouTube को आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको नहीं मिलेगा, जिस प्रकार से हमने चैप्टर वाइज या जैसे कि हमने अभी राष्ट्रीय उठाया है तो राष्ट्रीय में जो भी महत्वपूर्ण है वह चीज़ मैंने आपको देने का कोशिश किया है। दोस्तों इसको 1 से 2 बार आप सुनेंगे, निश्चित रूप से वह आपको ध्यान में रहेगा, क्योंकि हमने इसे बेहतर ढंग से बनाने का प्रयास किया है। चलिए आज के लिए थैंक यू।